Hello everyone, you are welcomed to my channel Manifold Inc. And today we will understand the topic prepositions. Now we will learn that what are prepositions, how many types of prepositions are there, and how should we use preposition in a sentence. So let's begin the topic. First, we will understand its definition. Prepositions are words which are placed before noun or pronoun to show relation between them and some other words in a sentence. It's also indicate location and time. तो prepositions वो words होते हैं जिनको हम किसी sentence में noun या फिर pronoun से पहले यूज करते हैं जिससे कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम इंडिकेट कर सकें या फिर नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है ये हम बता सकें। और प्रेपोजिशंस किसी सेंटेंस में हमें लोकेशन मतलब जगह के बारे में भी बताती है और टाइम के बारे में भी बताती है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस लोकेशन पे है, किस जगह पर है, ये भी हमें प्रपोजिशन से पता चलता है। साथ ही वो किस टाइम में हो रही है कोई एक्टिविटी, इसके बारे में भी हमें प्रपोजिशन से पता चलता है। तो फर्स्ट वी विल सी सम एग्जांपल्स हियर। My father works in the office. In this sentence, we can see the preposition in is used here. The apple is on the table. In this sentence, on is the preposition. The mouse is under the chair. Under is the preposition in this sentence. He is hiding behind the curtain. Behind is the preposition in this sentence. So now understand that how many types of prepositions are there. There are three types of prepositions. They are prepositions of place, prepositions of time, prepositions of movement. It means कि वो prepositions जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस लोकेशन के बारे में बताती हैं उन prepositions को हम prepositions of place कहते हैं। वो prepositions किसी एक्टिविटी के होने वाले टाइम के बारे में बताती हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइम में अवेलेबल है या है तो उसके बारे में हमें बताती हैं, तो वो होता है prepositions of टाइम। दूसरा है preposition of मूवमेंट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो किस मूवमेंट में है, स्लो है, फास्ट है, कैसा है, अप है, डाउन है, क्या है, तो इसके बारे में हमें कौन बताता है, prepositions of movement। We will understand prepositions of place in this video। आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो prepositions of place है। तो preposition of place सबसे पहले हम at के बारे में बात करते हैं कि at को हम कहाँ कहाँ कौन कौन से places पर यूज कर सकते हैं। At is used with smaller places such as town, village, school, hospital, home and specific places। इसका मतलब है कि at preposition को हम हमेशा छोटी जगहों के लिए ही यूज करेंगे। वो छोटी जगहें कौन सी हो सकती हैं, वो कोई टाउन हो सकता है, कोई विलेज हो सकता है, कोई स्कूल, हॉस्पिटल, घर या फिर मॉल, मार्केट, पार्क, इस तरीके की जो छोटी जगहें होती हैं उनके साथ हम प्रपोजिशन एट को लगाते हैं। साथ ही साथ हम एट को स्पेसिफिक प्लेसेस, मतलब बिल्कुल अगर हमें किसी प्लेस का एकदम एक्यूरेट लोकेशन उसकी हमें पता है, हमारे पास एक प्रॉपर एड्रेस है उस लोकेशन का, देन उस पर्टिकुलर एड्रेस के साथ भी हम प्रपोजिशन एट को यूज करेंगे। नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल। My brother studies at Model Public School। यहाँ पर हम देखें कि जो
प्लेस है वो क्या है, मॉडल पब्लिक स्कूल है। और ये प्लेस एक छोटा है, मतलब किसी गांव में या किसी शहर में या किसी टाउन में एक स्कूल होगा, तो स्कूल तो एक छोटी जगह हो गई जनरली, तो ये एक छोटा स्मॉलर प्लेस है, इसीलिए हमने इसके आगे एट लगाया है। तो आप भी कभी भी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात करेंगे या फिर आप अपने स्कूल के बारे में बात करेंगे, तो जहां भी आप स्कूल वर्ड्स देखें उस सेंटेंस में आपको उससे पहले प्रपोजिशन एट को ही यूज करना है। I live at Rampur in Rajasthan. Here you can see two places are there. One is Rajasthan. It is a larger place. Rajasthan is a very large state. ये एक बहुत बड़ी state है. But in Rajasthan there is a small village or small town called Rampur. एक छोटी जगह है जिसका नाम है रामपुर। तो रामपुर छोटा प्लेस हो गया, स्मॉल प्लेस हो गया, तो इसीलिए हमने इसके आगे एट लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस सेज ही वर्क्स एट 22B मॉल रोड, शिमला। हियर यू कैन सी अ कंप्लीट एड्रेस इज गिवन। पूरा एक एक्यूरेट एड्रेस हमें बताया गया है। तो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में समझा कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्लेस, मतलब एक कोई पर्टिकुलर एड्रेस दिया होगा, तो उस एड्रेस के साथ हमें प्रपोजिशन एट को यूज करना है। नाउ वी विल मूव टू द प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। इन, इनको हम कैसे यूज करते हैं? इन इज यूज्ड विद द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज। तो जब भी हम सेंटेंस में किसी कंटिनेंट्स के बारे में बात करेंगे या कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, स्टेट के बारे में, सिटीज के बारे में या फिर लार्जर प्लेसेस के बारे में, बड़ी जगहों के बारे में, तो उन सेंटेंसेस में इन जगहों के आगे हम हमेशा प्रपोजिशन इन को ही यूज करेंगे। कैसे? वी विल क्लियर दिस बाय दिस एग्जांपल। India lies in Asia. Here you can see एशिया से पहले हमने प्रपोजिशन इन को यूज किया है। तो एशिया क्या है? इट इज अ नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट। तो ये एक कॉन्टिनेंट का नेम है। तो कॉन्टिनेंट के नेम के आगे हमें हमेशा प्रपोजिशन इन को ही यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेइंग ही इज स्टेइंग इन ब्रिटेन नाउअडेज। अब ब्रिटेन यहाँ पर एक प्लेस है, ये कंट्री का नाम है। तो कंट्री के नाम से पहले भी हमें हमेशा प्रपोजिशन इनको यूज करना है। माय फादर इज इन कोलकाता। यू कैन सी कोलकाता इज अ लार्जर प्लेस, इट इज अ सिटी। ये एक सिटी का नाम है, तो इसीलिए हमने इससे पहले प्रपोजिशन इनको यूज किया है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र। नाउ महाराष्ट्र इज स्टेट। ये क्या है? स्टेट है। तो स्टेट के आगे भी हमें प्रपोजिशन इनको ही यूज करना है। नाउ सी दिस एग्जांपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई मेट हिम एट दिल्ली इन इंडिया। हियर यू कैन सी two places are given, one is Delhi and another is India। दो places एक साथ दिए हैं सेंटेंस में, दिल्ली और इंडिया। अब किसके आगे हमें एट लगाना है और किसके आगे इन लगाना है, इसको हम समझते हैं। इसमें हमें जो दिल्ली है वो सिटी है, ये पता है। इंडिया है, कंट्री है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कंट्री और सिटी दोनों के ही आगे इन लगता है। लेकिन अब आप ये वाले स्टेटमेंट देखिए, when we use the name of city, state or country together in a sentence, then we use at for smaller place and in for larger place। इसका मतलब है जब किसी सेंटेंस में हम एक साथ सिटी या स्टेट के बारे में बात करेंगे, सिटी या कंट्री के बारे में बात करेंगे या फिर स्टेट और कंट्री के बारे में बात करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें जब दो प्लेसेस दिए हैं तो हमें दो ही प्रपोजिशंस भी यूज करनी है। लेकिन जो बड़ा प्लेस है, जो लार्जर प्लेस है, उसके आगे हम इन लगा देंगे।
और जो स्मॉलर प्लेस है, छोटा प्लेस है, उसके आगे हम एट लगा देंगे। तो आप देखिए, इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री, ये बहुत बड़ी है, बट इंडिया से छोटा कौन है? दिल्ली। तो हमने क्या करा, इंडिया लार्जर है तो हमने इसके आगे इन लगा दिया। अब दिल्ली क्योंकि इंडिया से स्मॉलर है तो हमने इसके आगे एट लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस कैसे बन गया? आई मेट हिम एट दिल्ली इन इंडिया। आई होप आपको इनका यूज क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू prepositions of places which are on, above, over, under and below। अब इनको हमें कैसे यूज करना है, हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए पिक्चर 1, इसमें आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक बॉल लगी हुई है। अब आप ये समझिए कि ये जो ऑन है, ऑन को हम preposition ऑफ प्लेस में तब यूज करते हैं जब हम मानते हैं कि कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को टच करते हुए उसके ऊपर होता है तो हम उसको एज अ सरफेस मान लेते हैं और हम वहां पर ऑन को इस्तेमाल करते हैं, preposition ऑन लगाते हैं। तो इन दिस पिक्चर, अगर हम इस पिक्चर के ऊपर ही एक सेंटेंस बनाए तो हम कह सकते हैं द बॉल इज ऑन द बॉक्स, क्योंकि ये जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर सरफेस को टच करते हुए इसके ऊपर ही रखी हुई है। तो यहाँ हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है द एप्पल्स आर ऑन द टेबल्स। इसका मतलब जो एप्पल्स हैं वो टेबल्स के ऊपर, उसका जो ऊपरी सरफेस होता है उसके ऊपर रखे हुए हैं, इसीलिए हमने इसको ऑन को यूज किया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबव। अबव का मतलब होता है कि किसी सरफेस से थोड़ा ऊपर, उसको टच नहीं होता है वो सरफेस, लेकिन वो उससे ऊपर होता है। वो बहुत ज्यादा हाइट में भी हो सकता है और कम हाइट में भी हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इस बॉल को देखिए, ये बॉक्स के ऊपर है तो हम कह सकते हैं द बॉक्स, सॉरी, द बॉल इज अबव द बॉक्स, क्योंकि ये बॉक्स इसके टच नहीं कर रहा बॉल को और बॉल इसके सरफेस से काफी ऊपर है। एक और पॉइंट हमें इसमें नोटिस करने वाला है, जो समझना है कि जो बॉल है वो बॉक्स के डायरेक्टली फोकस में नहीं है। मतलब ये जो बॉक्स का आप मान लो सेंटर है और बॉल जो है वो बॉक्स के लिटिल लेफ्ट है, या फिर अगर थोड़ी राइट भी होती तो भी हम अब भी यूज करते, क्योंकि जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर होगी, डिस्टेंस में होगी और डायरेक्टली उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी तो हम इसको कहेंगे अबव। जैसे कि ये बॉल और बॉक्स की पिक्चर से हमें क्लियर हो रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। इसका मतलब है कि एरोप्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है। क्लाउड्स और एरोप्लेन के बीच में काफी डिस्टेंस है और एरोप्लेन क्लाउड्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली उसके नीचे नहीं, ऊपर नहीं है। वो या तो थोड़ा राइट में है या फिर लेफ्ट में है, कहीं भी है, लेकिन डायरेक्टली एरोप्लेन क्लाउड्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। नाउ नेक्स्ट वन इज ओवर। ओवर देखिए आप, ये यहाँ पर भी एक बॉक्स है और कुछ डिस्टेंस में उसके ऊपर बॉल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम कहेंगे द बॉल इज ओवर द बॉक्स। अब हमने यहाँ पर ओवर क्यों यूज करा, क्योंकि आप देखिए ये जो बॉल है वो बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में इसको इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल डायरेक्टली इसको फेस कर रही है। तो इस केस में हम हमेशा प्रपोजिशन ओवर को ही यूज करते हैं। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। मतलब आप फैन के नीचे बैठे हैं और जो फैन है वो बिल्कुल डायरेक्टली आपके सर की दिशा में है। आप अगर ऊपर देखें अपने सर के ऊपर तो आपको फैन बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो जब आपका फैन और सर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में हमें क्या बोलना होगा, ओवर।
ओवर प्रेपोजिशन को यूज करना होगा। द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। और इसी तरीके से हम इसको और भी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि द हनी बी इज फ्लाइंग ओवर द फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स के बिल्कुल ऊपर उड़ रही है। अब प्रेपोजिशन अंडर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने ये समझा कि ये जो बॉक्स है इसके नीचे बॉल दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल क्या है, इसके डायरेक्टली नीचे है, बिल्कुल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। और डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो बॉक्स का और बॉल का लोकेशन है वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे है। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि द बॉल इज अंडर द बॉक्स, जब ये डायरेक्टली इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर डायरेक्टली नहीं करेगी तब हम क्या कहेंगे वो हम बाद में समझेंगे। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द माउस इज अंडर द चेयर, मतलब चेयर के डायरेक्टली नीचे उसको इंटरसेक्ट करते हुए माउस बैठा है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अंडर का यूज किया है। अब आप समझिए बिलो। बिलो क्या है, एक तो आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिख रहा है कि डिस्टेंस है, एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, और दूसरा ये डायरेक्टली इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं द बॉल इज बिलो द बॉक्स। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। द रैबिट इज बिलो द ट्री। इसका मतलब रैबिट ट्री के नीचे बैठा है, वो ट्री के बिल्कुल डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, या तो वो थोड़ा सा राइट में है या फिर लेफ्ट में है। ओके, चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझना है हमें प्रेपोजिशन इन को। इनका मतलब है कि चारों तरफ से किसी कवर्ड चीज के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर, किसी ग्लास के अंदर, टब के अंदर, जिसके अंदर बिल्कुल कोई चीज फिट हो जाए, चारों तरफ से कवर हो जाए, तब हम प्रेपोजिशन इन को यूज करेंगे। इन द सेम वे वी कैन सी द बॉल इज इन द बॉक्स। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो शी इज सिटिंग इन द कार, मतलब वो चारों तरफ से कार कवर है, उसके अंदर जो है वो शी इज सिटिंग, बैठी हुई है। तो इस केस में हम प्रेपोजिशन इन को यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कोई ऑब्जेक्ट है उसके राइट में भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लेफ्ट में भी कुछ है, और वो उन दोनों के बीच में लोकेटेड है, रखा हुआ है। तो इस पिक्चर को देखते हुए हम कह सकते हैं द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो द कप इज बिटवीन द ग्लासेस। इसका मतलब है कि दो ग्लासेस रखे हैं, एक राइट में और लेफ्ट में, और उसके बीच में क्या है, कप लोकेटेड है। तो इस तरीके से हम प्रपोजिशन बिटवीन को यूज करते हैं। अब हम समझेंगे प्रपोजिशन अमंग को। अमंग को हमें कैसे यूज करना है। अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा चीजों के बीच में। जैसे हमने दो के बीच में होगा तो बिटवीन, लेकिन दो से ज्यादा चीजों के बीच में होगा। आप देखिए यहाँ पे आपको चार बॉल दिखाई दे रही है, कुछ राइट है कुछ लेफ्ट है, ठीक है, दो राइट है दो लेफ्ट है और बीच में बॉक्स है। तो इन दिस सिनेरियो वी कैन सी से द बॉक्स इज अमंग द बॉल्स। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग अमंग द मैनी स्टूडेंट्स। इसका मतलब उसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ राइट हैं कुछ लेफ्ट हैं, और उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में वो खड़ा हुआ है। अब देखते हैं अराउंड एंड राउंड। अमंग एंड अराउंड राउंड दोनों एक दूसरे से लग रहे हैं देखने में सिमिलर से, लेकिन ये नहीं है। अराउंड का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ से घिरे होना, ठीक है। जैसे कि आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसको हर एक डायरेक्शन से बॉल्स ने कवर कर रखा है। आप देखिए सभी कॉर्नर से, सभी तरफ से इसको बॉल्स ने कवर कर रखा है। तो इन दिस केस वी कैन से द बॉल्स आर अराउंड द बॉक्स, मतलब बॉल्स बॉक्स के चारों तरफ हैं,
ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम। माई मदर वेयर्स अ नेकलेस अराउंड या फिर राउंड हर नेक। माई मदर वेयर्स अ नेकलेस अराउंड हर नेक, ये भी बिल्कुल सही है। माई मदर wears a necklace round her neck is also correct। हम दोनों में से कोई भी प्रपोजिशन को यूज कर सकते हैं, दोनों का ही एक ही मतलब है। तो अराउंड हर नेक का मतलब वो जो नेकलेस पहनी है उस नेकलेस ने उनके गले को चारों तरफ से कवर कर रखा है, इसीलिए हम कह रहे हैं अराउंड या फिर राउंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस की तरफ, जो कि है बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट। देखिए, बिहाइंड का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे छुपा होना। आपको जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉल है वो हमें आधी दिख रही है, क्योंकि आधी जो बॉल है वो इस बॉक्स के पीछे छुपी हुई है। इन दिस केस वी कैन से द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल समझें तो ही इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे वो छुपा हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है इन द साइड ऑफ, किसी चीज के साइड में। आप देखिए ये बॉक्स है, इसके साइड में एक बॉल है, बिल्कुल इसके साथ में ही रखी हुई है। तो इस केस में हम कह सकते हैं द बॉक्स इज बिसाइड द बॉल या फिर बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। दोनों ही सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं ही सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास। इसका मतलब वो क्लास में मेरे साथ बैठता है, मतलब मेरे से जस्ट नेक्स्ट बैठता है, मेरे साइड में बैठता है। ओके, अब हमें समझना है इन फ्रंट ऑफ को। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बिल्कुल सामने, फेस टू फेस हम एक दूसरे को डायरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि ये जो बॉल है और ये बॉक्स है एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं। इन दिस केस वी कैन सी से दैट द बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ द बॉल या फिर द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। इट मीन्स टेलीविजन के आप बिल्कुल सामने हैं, आप और टेलीविजन दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, आपकी वजह से दूसरे किसी को टेलीविजन नहीं दिख पा रहा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज किया है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिट। जैसे इन फ्रंट ऑफ होता है और ऑपोजिट, दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं। हम इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं और सेम चीज के लिए हम ऑपोजिट भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए बॉल और बॉक्स दूसरे एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑपोजिट लिखा है। अगर हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ कहें तो ये गलत नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं द बॉल इज ऑपोजिट टू द बॉक्स या फिर द बॉक्स इज ऑपोजिट टू द बॉल। अब आप समझिए हर हाउस इज ऑपोजिट टू आवर स्कूल। इसका मतलब हमारा जो स्कूल है और उसका घर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं। आपको ये प्रिपोजिशन समझ में आ गए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे प्रपोजिशंस के बारे में और पढ़ेंगे, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए। सो प्लीज़ if you like my video, subscribe the channel, like, share and comment also. Everyone, till then, bye and have a good time.